हेलो बच्चों, वेलकम टू बायो डायरी साजिद सर। मैं हूं आपका दोस्त साजिद। आज का लेक्चर हम क्यूरियोसिटी जनरेट करेंगे कि भाई बायोलॉजी से प्यार क्यों करना चाहिए और ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग क्यों है और उसे पढ़ना कैसे चाहिए। जैसे मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई देखो, अभी आप 11th में आए हो, ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 10th स्टैंडर्ड तक आपको एक लेक्चर हुआ करता था आपके स्कूल में कि भाई किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई अभी लेक्चर कौन से सब्जेक्ट का है, आप कहते थे साइंस का लेक्चर है। पर मेरा सवाल यह है कि पिछले 10 साल से तुम जो शब्द सीख रहे हो, जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो, उस शब्द का मीनिंग तुमको पता है क्या? क्योंकि हमको शून्य से स्टार्ट करना है, हमको जीरो से स्टार्ट करना है। क्योंकि एक बेहतरीन बच्चे की पहचान ही वो है कि उसको हर चीज उसने गहराई से पढ़ेगा, हर चीज का कॉन्सेप्ट अगर वो अंडरस्टैंड करेगा तो आगे जाके खुद से भी अगर किताबें पढ़े तो अंडरस्टैंड कर लेगा उस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि एक शेर है ना, तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको साइंस इस शब्द से स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर, ताकि आपको लगे कि आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली साइंस ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया था, और लैटिन भाषा में वो शब्द था साइंशिया। और प्यारे बच्चों, साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है, सो साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंशिया विच मींस गेनिंग नॉलेज, मतलब मालूमात हासिल करना, माहिती प्राप्त करने। साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज लेना। पर किस चीज का नॉलेज? अरे आपके मन में आएगा ना, सर नॉलेज है तो मैं कहूंगा हर चीज का नॉलेज। इस ब्रह्मांड में जितना कुछ है, इस यूनिवर्स में जितना कुछ है, उन सभी चीजों की पढ़ाई करने को साइंस कहा जाता है। इन शॉर्ट, साइंस का मतलब है नॉलेज हासिल करना। किस चीजों का? तो भाई इस फिजिकल वर्ल्ड में जितना कुछ है ना, और नेचर के लॉस, नेचुरल लॉस। तो फाइनली साइंस का डेफिनेशन क्या बनेगा? साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया विच मींस गेनिंग नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड ऑल नेचुरल लॉस, मतलब नेचर के बनाए हुए सभी नियम और कौन सी चीज? फिजिकल वर्ल्ड, मतलब हमारे ब्रह्मांड में जितना कुछ है उन सभी चीजों को। जैसे अगर आपके मन में सर ये आसमान नीला क्यों है, समझ आ रहा है? हमारी आंखों का कलर ऐसा क्यों है, हमारी स्किन का कलर क्यों ऐसा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, इंद्रधनुष के 7 कलर कैसे बन रहे हैं, एक्सरे मशीन कैसे काम कर रही है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि साइंस का मतलब क्या है। मतलब इस भौतिक दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितना कुछ है, सभी चीजों को पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना, इसे हम साइंस कहते हैं। फिर आती है कि सर साइंस की ब्रांचेस कौन सी है, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिर ब्रांचेस में, जो साइंस की ब्रांचेस है ना, तो उसमें कोर 3 ब्रांचेस है। सबसे पहला फिजिक्स, दूसरा आता है केमिस्ट्री, और तीसरा आता है बायोलॉजी। बच्चों, फिजिक्स का मतलब होता है जहां पे आप मैटर और एनर्जी को जहां अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, वो फिजिक्स में आएगा। जहां आप एटम्स और केमिकल्स को अंडरस्टैंड करते हो, वहां पे केमिस्ट्री आएगा। और फिर आता है मेरा सब्जेक्ट, जो मेरा पैशन है, तो वो है बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में ना तुमको किसी भी चीज को ना रटने की जरूरत नहीं। इतने साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो यही चीज अंडरस्टैंड किया है कि बायोलॉजी में शब्दों को सिर्फ समझ लो तो उससे आधा मीनिंग तो निकल आ जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे बायो का टीचर हूं तो मेरा सब्जेक्ट यही, इसको मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बायोलॉजी में 2 शब्द है। सबसे पहला शब्द है प्यारे बच्चों बायो, और दूसरा शब्द है लॉजिक। बायो का मतलब होता है जिंदा, मतलब लिविंग, और लॉजी लिया गया था लोगोस इस शब्द से, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। आ गया मतलब कितना आसान हो गया कि सर बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा चीजों की पढ़ाई करने को बायोलॉजी कहते हैं। मतलब जितना जिंदा है, इन शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं, बायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा चीजों की पढ़ाई करने को कहते हैं बायोलॉजी। मगर सवाल ये पैदा होता है, सर जिंदा चीजें कहां पे? मैं क्या जुपिटर की बात कर रहा हूं या सैटर्न की बात कर रहा हूं? अरे मैं हमारी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यहां पे आना चाहिए कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहां की स्टडी कर रहे हैं? तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जिस ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी। सो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी।
तो फिर इसमें बेसिक बेसिक सवाल भी आ जाएगी। अब नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर बायोलॉजी का फादर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का फादर है एरिस्टोटल। सर साइंस का फादर कौन है, तो इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, गैलीलियो। फिर उसके बाद में बायोलॉजी आपको पता चल गया कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फिर अगला सवाल ये आना चाहिए कि सर जिंदा चीजों की पढ़ाई करने को बायो कहते हैं। तो फिर मेरे मन में सवाल आया, जिंदा किसे कहते हैं? लिविंग आप किसको बोलेंगे? अरे भाई तुम डिफरेंशिएट कर लोगे, मैं बोलूंगा ये व्हाइट बोर्ड जिंदा है क्या मरा हुआ? ये मरा हुआ ये लिविंग है या नॉन लिविंग? आप कहेंगे नॉन लिविंग है। ये सोफा लिविंग है या नॉन लिविंग? आप कहेंगे नॉन लिविंग। ये कूलर, ये फैन, ये एसी, ये डेस्क, ये बेंच, ये सारे कैसे है? आप कहेंगे नॉन लिविंग। तो फिर मैं कहूंगा कि वो चींटी कैसी है? आप कहेंगे लिविंग। हम क्या है? लिविंग। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई वो जिंदा नहीं है और हम जिंदा है, इसका अंतर आप कैसे बताएंगे? तो यहां पे कोई बच्चा मुझसे कहेगा कि सर जिंदा वो होता है जो चल सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जिंदा वो है जो चल सकता है, तो फिर मैं उसमें एक्सेप्शनल केस दे दूंगा आपको कि पेड़ चलते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, तो फिर वो जिंदा है क्या? आप कहोगे हाँ, तो ये तो आ गया इसमें। इसका मतलब जरूरी नहीं कि जिंदा चलिए ही चले हमेशा, मतलब जिंदा खाएगा। अगर आप बोलेंगे सर जो बच्चे पैदा करेगा, जो रिप्रोडक्शन करेगा वही जिंदा है, सोचने का तरीका आपका सही है। पर फिर एक मेरे मन में डाउट आएगा कि एक इमेजिन करो एक शादीशुदा कपल है जिनकी शादी को 25-30 साल हो गए, उनको बच्चे नहीं हो रहे, वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है, तो क्या वो नॉन लिविंग है क्या फिर? या फिर आपको शहद की मक्खियों के बारे में पता है, जो वर्कर बीज होती है वो सिर्फ शहद बनाने का काम करती है और वो हाइव की हिफाजत करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वो अंडे नहीं देते, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो स्टेराइल होती है, तो क्या वो नॉन लिविंग है? आपने म्यूल का नाम सुना होगा, खच्चर जिसे कहते, म्यूल स्टेराइल होते, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं। ये आप जितने भी कैरेक्टर बता रहे कि सर जो जिंदा है वो चलेगा, जिंदा जो है रिप्रोड्यूस करेगा, ये सारे कैरेक्टर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मुझे चाहिए कि मुझे ऐसी कुछ चीजें बताओ कि जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा, मतलब अगर वो चीजें आप में मौजूद है तभी आप जिंदा हो। जैसे मैं सुनना चाहता हूं आपसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर सुनना चाहता हूं मैं आप लोगों से, डिफाइनिंग फीचर। तो प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर है, अगर आप जिंदा हो तो आप सेल से बने हुए होना चाहिए, या आपके अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर उस सेल के अंदर क्या होना चाहिए? उस सेल के अंदर होना चाहिए मेटाबॉलिज्म। फिर और क्या होना चाहिए उस सेल के अंदर? बाद में क्या होनी चाहिए? ग्रोथ। तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? इंट्रिंसिक ग्रोथ। और चौथा, आपको महसूस होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी भी बाहरी चीज को रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यह बताया कि भाई अगर आपको जिंदा कहना है किसी चीज को कि भाई XYZ चीज जिंदा है, जैसे मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है मेरे अंदर, मतलब मैं सेल से बना हूं, मेरे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेरे सेल की ग्रोथ होती है बाय साइज और बाय नंबर। और चौथा कॉन्शियसनेस, मतलब रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे हम बाहरी चीज को जवाब देते हैं। अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रूम के सारे पंखे बंद किए, तो पंखे बंद किए तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो पसीना आ रहा है, मतलब मेरी बॉडी इस टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर रही, क्योंकि मैं जिंदा हूं। इसका मतलब मेरे अंदर कॉन्शियसनेस। अरे भाई एक चींटी, मान के चलो ऐसे हम बचपन में ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते थे, तुम्हारे सामने एक चींटी अगर गुजरी तो चींटी के सामने पानी की एक बूंद डाल के देखो तुम, तो चींटी भी अपना रास्ता बदल लेंगी, क्योंकि वो महसूस कर रही, उसको रिस्पॉन्ड कर रही, जवाब दे रही किसी भी चीज को। या फिर तुम रास्ते पे चल रहे, वॉक करते करते अचानक किसी कुत्ते ने तुमको जोर से भौंक दिया, तो तुमने डर के मारे पीछे देखा, इसको भी रिस्पॉन्ड करना कहेंगे। किसी दोस्त ने तुम्हारी गर्दन पे ऐसे मार दिया तो तुमको महसूस हुआ, लगा, तो तुमने उसको मुड़ के देखा, इसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब किसी भी बाहरी चीज को रिस्पॉन्ड करना। जैसे रात के अंधेरे में दूर अगर कोई लाइट चमक रही तो लाइट की दिशा में हम देखते, वो भी रिस्पॉन्ड करना है। ये जिंदा चीजों की पहचान है। बस हमारे पास में, हम इंसानों के पास में, सभी जानवरों के पास में कॉन्शियसनेस है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में कॉन्शियसनेस है, हमारे पास में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसनेस है, हमारे पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। कैसे? जैसे मान के चलो आपके किसी दोस्त की शादी है, तो दोस्त की शादी है तो आपको ऐसा लगता है, लड़का हो या लड़की हो, वो तो बहुत ज्यादा मेकअप करेगा और खुद को बार बार आईने में देखेगा और खुद पूछेगा दूसरों से भी कि मैं कैसे लग रहा हूं, मैं कैसे लग रहा हूं, मैं कैसे लग रहा हूं। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद की ज्यादा फिक्र करना।
ये जिंदा चीजों की पहचान है, उसमें हम कुछ गलत उसे कहेंगे नहीं। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो मैं थोड़ी चंद चीजें और इसमें समझाता हूं। क्योंकि देखो, जिंदा वो है जो सेल से बनता है, उस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, फिर आपके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ। लोग कहते हैं सर इंट्रिंसिक ग्रोथ आपने क्यों लिखा? क्योंकि अक्सर करके मुझे बच्चे कहते हैं सर जैसे जो ग्रोथ करेगा वो जिंदा है। तो मैं उनको एक्सप्लेनेशन के तौर पे ऐसे बताता हूं कि प्यारे बच्चों ऐसे समझ के चलो कि ये माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर आज बहुत बर्फ गिरी, तो बर्फ गिरने की वजह से बर्फ की और कुछ सतह उसके ऊपर लग गई, तो उसकी भी ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ हुई उसकी, तो क्या वो जिंदा है क्या? क्योंकि वो जो ग्रोथ थी, बर्फ बाहर से पड़ रही थी, तो बाहर से पड़ रही थी वो ग्रोथ एक्सट्रिंसिक है। कैसी ग्रोथ है वो? एक्सट्रिंसिक, बाहर की ग्रोथ। बाहर की ग्रोथ नहीं होती है, अंदर की ग्रोथ चाहिए, अंदरूनी ग्रोथ। बच्चों हमारी बॉडी जो सेल से बनती है ना, तो सेल अंदर से बढ़ता है, अंदर से बढ़ता है, अंदर से। तो सेल की ग्रोथ होना या फिर सेल डिवीजन करना। मतलब इसको मैं और आसान भाषा से समझाऊंगा। जब हम पैदा होते हैं तो हम 3, 4, 5 किलो के होते, मगर आज हमारी हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गई, तो हमारी हाइट या वेट, हमारे ऊपर जो स्किन आई या जो हड्डी आई, वो बाहर से आई या अंदर से आए, हमारी ग्रोथ हुई ना। तो आप बताओ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ? हमारी ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है। फिर उसके बाद में सबसे मुश्किल शब्द इसको एक्सप्लेन करना है कि सर मेटाबॉलिज्म क्या है। क्योंकि अक्सर करके बच्चों के लिए ये, मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल कई बार कर लेते, मगर आसान भाषा में हम समझ नहीं पाते। और एक बेहतरीन टीचर की मिसाल ये है, एक बेहतरीन टीचर का काम ये है कि वो हर मुश्किल चीज को आसानी से बताए और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ताकि बच्चे आगे खुद से भी अगर पढ़े तो समझ आ जाए उनको फिर उसके बाद में। तो चलिए जानते हैं अब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। तो मैं एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। मैंने क्या कहा तुमको? बॉडी किससे बनती है? जिंदा। जिंदा की मिसाल क्या है कि आप किससे बने हुए रहने चाहिए? सेल से। तो चलिए मैं यहां पे एक सेल निकालता हूं। ठीक है, सेल निकाला मैंने यहां पे। अब सेल के अंदर क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मैं एक लाइन में जवाब देता हूं कि सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस। बस इतना, अभी के लिए इतना याद रखो कि सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर, सेल तो जिंदा है, जिंदा चीजों के लिए क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स बायो। इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर बच्चे बोलेंगे सर ये भी समझ में नहीं आया। अरे मेरे भाई सिंपल सा और सिंपल भाषा में तुझे समझा देता हूं। मान के चल, जैसे एक रिएक्शन की हम बात करेंगे कि भाई अक्सर करके मैं बच्चों को समझाता हूं कि जब तुम पानी पीते हो, पानी पीते वक्त एक सांस में पानी नहीं पीना, जल्दबाजी में पानी नहीं पीना, एक घूंट में पानी नहीं पीना। क्यों, क्या होता है? चलो देखते हैं। यहाँ पे अभी मान के चलो यहाँ पे ये पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। मतलब तुम पीना क्या चाह रहे हो? H2O। जल्दबाजी में पियोगे तो उसी ग्लास में ऐसे पीते पीते उसी के अंदर तुम्हारी सांस बाहर निकल जाएगी। हमारी सांस जब बाहर निकलती है उसमें क्या होता है? CO2 होता है। अब H2O का रिएक्शन अगर CO2 के साथ होगा तो बनता क्या है उसके अंदर? H2CO3। इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो अब ये भी एक केमिकल रिएक्शन है भाई। यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे उसका रिएजेंट है, और दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब ये आपके सामने केमिकल रिएक्शन है। जब H2O CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये केमिकल रिएक्शन है। पर ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी? ग्लास के अंदर। ग्लास के सेल से बना है क्या? नहीं है। तो सेल के बाहर होने वाली ये एक क्या है? केमिकल रिएक्शन। मगर मान के चलो अगर ये सेम रिएक्शन हमारे सेल के अंदर होती तो उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, जो आप सांस लेते हो, तो जब सांस लेते हो तो हमारे अंदर क्या आता है? ऑक्सीजन। और जब आप खाना खाते हो, जब रोटी चावल दाल खाते हो, तो उससे हमको जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, हमारा इंटेस्टाइन उसका फाइनल डाइजेशन करके बनाता है क्या? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मतलब आपका एक खाना और ये ऑक्सीजन दोनों फाइनली किस में आए? सेल के अंदर। और दोनों मिलकर एक 3 बड़ी रिएक्शन से गुजरेंगे। सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और तीनों में जब जाके ग्लूकोज जब पूरी तरीके से खर्च हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस कर करके जब टूट जाएगा, तो उससे निकलेंगे ढेर सारी ATP और बहुत सारा CO2। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। इन शॉर्ट, सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के टाइप भी हैं, 2 टाइप, उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे।